हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन न्याय टॉपिक पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट स्कूल लेक्चरर कॉलेज प्रोफेसर सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अपन ने 3 वीडियोस में एमसीक्यूज़ किए थे और आज अपन न्याय टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। न्याय का मूल उद्देश्य समाज में सामंजस्य, संतुलन और व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी न्याय का मूल उद्देश्य क्या है? समाज में सामंजस्य बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना और व्यवस्था बनाए रखना। वो कैसे, वो अपन आगे देखेंगे। व्यक्ति के बीच संबंध किसी भी संगठित समाज में सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के बीच संबंध निष्पक्ष, संतुलित और नैतिक आधार पर स्थापित हो, ना कि किसी बेईमानी से या छल कपट से। इस तरह से नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्तियों के बीच संबंध है वो निष्पक्ष हो, उनमें कोई पक्षपात ना हो, संतुलित हो और नैतिक आधार पर स्थापित हो। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए सामान्यतः 2 उपाय अपनाए जाते हैं। पहला, कोई अच्छा कार्य करता है, अनुचित आचरण करता है तो उसको अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देना, और यदि कुछ गलत करता है, अनुचित करता है तो उसको दंडित करना। ये 2 समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए 2 उपाय इम्पोर्टेंट हैं। पहला है, जो अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कार देना, अच्छा आचरण करता है उसको, और जो गलत करता है उसको दंडित करना। इस प्रकार न्याय केवल दंड का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक आचरण को दिशा देने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। न्याय है वो सिर्फ एक दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज को दिशा देता है। जैसे किसी ने गलत कार्य किया, उसको दंड मिला, तो दूसरे व्यक्ति को ये सबक मिलती है कि मैं भी यदि कुछ गलत कार्य करूँगा तो मुझे भी दंड मिलेगा, तो वो सही रास्ते चलता है, सही करता है। वस्तुतः न्याय एक जटिल, एक बहुआयामी संकल्पना है। न्याय के कई अर्थ हैं। न्याय कोई एक उसमें नहीं देख सकते परिप्रेक्ष्य में अपन कि हाँ ये दंड देने के लिए है, नहीं। जिसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी इसे नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसे कहते हैं कि हाँ उसने सही कार्य किया उस व्यक्ति ने, तो उसके साथ न्याय हुआ है, जहाँ यह सभी सही और गलत के निर्धारण से जुड़ा होता है। कभी यह विधिक रूप में प्रकट होता है, जहाँ राज्य है वो विधिक रूप में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ कानून के समक्ष समानता और निष्पक्षता पर बल दिया जाता है कि कानून के सामने सब समान हैं और सबको निष्पक्ष न्याय मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भों में न्याय का संबंध संसाधनों, अवसरों एवं अधिकारों के उचित वितरण से है। यानी न्याय का संबंध संसाधन है, उनका सब समान वितरण हो, सब में सबको समान अवसर मिले। जैसे कोई सरकारी नौकरी है, उसको पाने के अवसर भी सबको समान मिलने चाहिए। और वितरण है अधिकारों के उचित वितरण से जो अधिकार हैं, अधिकार हमें जैसे संविधान में दिए गए हैं, उनका वितरण भी सही होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्याय की अवधारणा के 2 मूल तत्व माने जाते हैं, जैसे समानता और निष्पक्षता, इक्वलिटी और फेयरनेस। समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार किया जाए, जबकि निष्पक्षता इस बात को सुनिश्चित करती है कि निर्णय वितरण किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से मुक्त हो। समकालीन युग में न्याय का प्रमुख अर्थ सामाजिक न्याय के रूप में विकसित हुआ है। इस समय न्याय का जो अर्थ है वो सामाजिक न्याय के रूप में विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है। सामाजिक न्याय एक व्यापक एवं बहसपूर्ण अवधारणा है, जिसमें वैधानिक न्याय भी आता है, राजनीतिक तथा आर्थिक, तीनों प्रकार के न्याय समाहित हो जाते हैं। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर, गरिमा और अधिकार प्रदान करना है, ताकि एक समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। तो एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के लिए क्या आवश्यक है? सबको समान अवसर मिले, गरिमापूर्ण जीवन और अधिकार प्रदान किए जाएं। बिना अधिकारों के अपना जीवन नहीं चल पाएगा। तो ये एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के लिए जरूरी है। अब देखिए, प्राचीन दृष्टिकोण से अपन देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने न्याय के संबंध में क्या कहा, उनके न्याय के संबंध में क्या विचार थे, उन्होंने न्याय को क्या माना। तो प्राचीन यूनानी दर्शन में न्याय की अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस संदर्भ में प्लेटो का विचार
विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। प्लेटो ने न्याय को समाज में सामंजस्य एवं संतुलन की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया है। उसके अनुसार समाज एक संगठित इकाई है जिसमें विभिन्न वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे भी है। इस समकालीन युग में भी यही है, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रकृति के अनुरूप है। मनुष्य की प्रकृति क्या है, उसमें कौन से गुण हैं, क्या उसमें योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब समाज में संतुलन स्थापित होगा। और यही स्थिति न्याय कहलाती है प्लेटो के अनुसार। यानी सबको अपने योग्यता और अपने गुणों के, व्यक्ति के गुणों के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए, गुणों के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। उन्होंने 4 वर्ग बताए थे, सैनिक, कृषक और जो शासक है वो, और एक शिल्पी, ये बताए थे उन्होंने। तो वो अपने अपने अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कार्य करेंगे तो समाज में संतुलन बना रहेगा। इस प्रकार प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ समानता नहीं बल्कि उचित स्थान पर उचित कार्य है। उन्होंने सबको, न्याय का मतलब समानता से नहीं लगाया बल्कि उचित स्थान पर उचित कार्य से उन्होंने न्याय का संबंध लगाया है। वह न्याय को एक नैतिक एवं आंतरिक गुण के रूप में भी देखते हैं। वो न्याय को एक नैतिक और एक आंतरिक, मतलब मनुष्य का जो आंतरिक गुण है क्या है, जिसके अकॉर्डिंग वो है कार्य करेगा, जो व्यक्ति के चरित्र या आत्मा के संतुलन से संबंधित हो। प्लेटो के पश्चात अरस्तु ने न्याय की अवधारणा को अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, सब व्यक्तियों को अपने आत्मा के गुण के अनुसार सही आचरण कार्य करना चाहिए और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे आप में सैनिक गुण है तो आप देश की रक्षा करो, आप में शासक गुण है तो आप देश पे शासन करो, और यदि आप में शिल्पी वाले गुण हैं तो आप, कृषक के गुण हैं तो आप खेती करो। इस तरह से उन्होंने बताए थे सारे मनुष्य के गुण। तो अपने गुणों के अनुसार आचरण करो, वही कार्य करो, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करो। यही न्याय है, प्लेटो ने बोला था। उसके बाद अरस्तु ने बताया, अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध समानता से है, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब समानता से नहीं था। किंतु यह समानता यांत्रिक नहीं बल्कि आनुपातिक समानता है, अर्थात समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार तथा असमान व्यक्तियों के साथ उनकी योग्यता या परिस्थिति के अनुसार भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी अरस्तु ने बताया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और जो असमान लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार। उन्होंने आनुपातिक समानता का वो सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि असमान व्यक्ति हैं, सबको इक्वल नहीं रखा जाएगा। जैसे एक अपाहिज व्यक्ति है, वो जैसे दौड़ हो रही है, उसमें बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, सबको खड़ा कर दो, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो तो आगे जाएगा ना। जो अपाहिज है उसको कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए ना, कुछ तो मतलब छूट मिलनी चाहिए, वो कैसे जाएगा उसके बराबर दौड़ के। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार। अरस्तु ने न्याय को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया है, वितरणात्मक न्याय और संशोधक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय का संबंध समाज में उपलब्ध संसाधनों, सम्मान एवं अवसरों के वितरण से है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि वितरण व्यक्तियों की योग्यता, योगदान या पात्रता के आधार पर होना चाहिए, न कि पूर्ण समानता के आधार पर। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी तो वो उसके अनुसार ही, या उसमें जितनी योग्यता के या पात्रता यानी योग्यता होगी और कितनी उसमें कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार न्याय मिलना चाहिए, न कि पूर्ण समानता के, कि एक योग्य व्यक्ति है उसको अयोग्य व्यक्ति के बराबर कैसे किया जाए, अयोग्य व्यक्ति है उसको किसी में ज़्यादा योग्यता है उसके बराबर थोड़ी दिया जाएगा। इसके विपरीत संशोधक न्याय उन परिस्थितियों समझा किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, इसका उद्देश्य उस असंतुलन को दूर करना है जो किसी अपराध, हानि या अनुचित व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी उन्होंने बताया कि जो संशोधक न्याय है वो उन परिस्थितियों से संबंधित है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, इसका उद्देश्य असंतुलन को दूर करना हो जो किसी अपराध या हानि या अनुचित व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ हो। जैसे किसी अपराधी को दंड देना या पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करना संशोधक न्याय के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार जहाँ प्लेटो न्याय को नैतिक सामंजस्य एवं कर्तव्य पालन के रूप में देखता है, वहीं अरस्तु इसे अधिक व्यावहारिक रूप में वितरण और सुधार की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करता है। दोनों ही विचार न्याय को सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानते हैं। ये है, यानी प्लेटो ने बोला कि प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब नैतिक सामंजस्य से लगाया गया, कर्तव्य पालन से लगाया गया है। अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक रूप में वितरण और सुधार की प्रक्रिया के रूप में न्याय का अर्थ लगाया गया है। आधुनिक एवं समकालीन दृष्टिकोण न्याय की विकसित अवधारणा, यानी इस समय जो आधुनिक समय में न्याय की क्या अवधारणा है। आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा ने एक नया आयाम ग्रहण किया, जहां इसे केवल नैतिक या दार्शनिक विचार तक सीमित न रखकर, जैसे प्लेटो और अरस्तु ने किया, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं से इसको जोड़कर देखा जाने लगा। इस संदर्भ में जैसे जॉन रोल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय के रूप में परिभाषित किया है, जस्टिस एज फेयरनेस। उसके अनुसार न्याय के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिन्हें समाज के सभी सदस्य एक निष्पक्ष स्थिति में स्वीकार कर सकें। रोल्स ने मूल स्थिति और अज्ञान का आवरण की कल्पना प्रस्तुत की। इस काल्पनिक स्थिति में व्यक्ति यह नहीं जानता कि समाज में उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी। रोल्स ने न्याय के सिद्धांत ऐसे बोला कि न्याय के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए समाज सभी सदस्य निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर सके, कोई उनसे असंतुष्ट ना हो। और उन्होंने रोल्स ने मूल स्थिति और अज्ञान का आवरण की कल्पना प्रस्तुत की। इस काल्पनिक स्थिति में व्यक्ति यह नहीं जानता कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी। उन्होंने एक ओरिजिनल पोजीशन के लिए वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया था, कि कल्पना की थी उन्होंने कि व्यक्ति को कुछ नहीं पता होना चाहिए कि समाज में उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, वह अमीर होगा या गरीब, शक्तिशाली होगा या कमज़ोर होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसे नियम का चयन करेगा जो सभी के लिए न्याय संगत हो। उसको ये पता चल जाएगा मैं तो अमीर हूँ, तो वो तो उसी हिसाब से सोचेगा ना अपने लिए। रोल्स के अनुसार इस प्रक्रिया से दो प्रमुख सिद्धांत उभरते हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, और द्वितीय, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता तभी स्वीकार्य हो जब वे समाज के सबसे कमज़ोर के हित में हो। यानी जैसे रिजर्वेशन दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, तो वो तभी सही होंगे जब समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको फ़ायदा हो। इसलिए इस प्रकार रोल्स ने समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित किया। रोल्स के विचारों की आलोचना करते हुए नोजिक ने अधिकारिता सिद्धांत दिया था, एंटाइटलमेंट थ्योरी प्रस्तुत की। नोजिक के अनुसार न्याय का संबंध इस बात से है कि संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण किस प्रकार से हुआ है। यानी उन्होंने बोला है कि संपत्ति का जो हस्तांतरण है, पैसा किस तरीके से अपनाया गया और उसका हस्तांतरण किस प्रकार हुआ है, न कि उसके अंतिम वितरण के रूप में। जैसे उन्होंने रोल्स की आलोचना करते हुए कहा कि संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण किस प्रकार हुआ है, न कि उसका वितरण के रूप में, कि वितरण किस प्रकार से हुआ है। यदि कोई संपत्ति वैध साधनों से अर्जित की गई हो और स्वेच्छा से हस्तांतरित की गई हो, तो उसका पुनर्वितरण अन्यायपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से राज्य की भूमिका अत्यंत सीमित होनी चाहिए, न्यायपूर्ण है। ठीक है, सॉरी, ये गलती से लिखा गया। उस अंतिम वितरण के रूप में यदि कोई संपत्ति वैध साधनों से अर्जित की और स्वेच्छा से हस्तांतरित की गई, तो उसका पुनर्वितरण है, मतलब उसका पुनर्वितरण है। यानी उस संपत्ति को आप कहीं और वितरित कर रहे हो, किसी से, जैसे टैक्स के रूप में लेके आप पुनर्वितरित कर रहे हो, तो वो गलत है, वो अन्याय है। क्योंकि उस व्यक्ति ने, जैसे टैक्स लगाया जाता है, उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से और ईमानदारी से संपत्ति कमाई है, और उस संपत्ति को यदि आप पुनर्वितरण करते हो, तो वो गलत है। इस दृष्टिकोण से राज्य की भूमिका अत्यंत सीमित होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में हायेक नहीं है, हेयक है, गलती से लिखा गया, मैंने टाइप किया था। सामाजिक न्याय की अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे एक भ्रामक विचार बताया है। हेयक ने ये बोला है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा की उन्होंने आलोचना की है, इसे एक भ्रामक विचार बताया, मिराज बताया था। हेयक के अनुसार बाजार व्यवस्था एक सत्य स्फूर्त
प्रणाली है वो अपने आप चलती रहती है, तो उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसमें परिणामों को न्याय संगत या अन्याय संगत कहना तर्कसंगत नहीं है। उनके अनुसार न्याय का संबंध केवल नियमों की समानता से होना चाहिए, न कि परिणामों की समानता से, कि नियम सबके लिए, संपत्ति अर्जित करने के नियम सबके लिए समान हो। जैसे कोई नौकरी वैकेंसी निकली है तो उसमें आपको उसको अर्जित करने का तरीका सही होना चाहिए, ना कि उसका आप परिणाम सही करोगे। तरीका यदि सही नहीं है, चीटिंग हुई है जैसे एग्ज़ाम में, तो वो तरीका सही नहीं है ना, तो परिणाम भी सही नहीं होंगे। यदि तरीका सही है, फेयर है, तो उसके रिजल्ट्स भी सही निकलेंगे। इसके विपरीत अमर्त्य सेन ने न्याय को एक मानवीय, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। सेन ने समता दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, समता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की है, इससे क्वेश्चन बनता है तो आप देख लेना। प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि न्याय का आकलन केवल संसाधनों या आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार वास्तविक न्याय तब स्थापित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने तथा एक गरिमामय जीवन जीने के लिए वास्तविक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, जितनी उसकी क्षमता है, उनका विकास करने का तथा एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वास्तविक अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने अवसरों की बात की है। इस प्रकार सेन का दृष्टिकोण न्याय को मानव कल्याण और स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में स्थापित करना है। तो उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की है कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं का विकास करने का और विकास करने का मौका मिलना चाहिए और गरिमापूर्ण जीवन जीने का व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। न्याय की पारंपरिक अवधारणाओं की आलोचना नारीवादी विचारकों के द्वारा भी की गई है। जो न्याय की पारंपरिक अवधारणा है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन सब ने दी है, उसकी नारीवादी भी आलोचना करते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण ये इंगित करता है कि पारंपरिक जो न्याय है वो पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाओं पर आधारित है, ठीक है, जिनमें महिलाओं के अनुभवों और समस्याओं की उपेक्षा की गई है। उसमें नारीवादियों के अनुसार न्याय की अवधारणा को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित न रखकर निजी क्षेत्र, विशेषकर जैसे परिवार है, जो महिला है वो घर में जो कार्य करती है उसको भी वैल्यू दी जानी चाहिए, तक विस्तारित किया जाना चाहिए। वे समान वेतन दिया जाना चाहिए, समान अवसर महिलाओं को दिए जाने चाहिए और घरेलू श्रम को मान्यता देनी चाहिए जैसे मुद्दों को न्याय के दायरे में शामिल करने पे बल दिया। यानी नारीवादियों ने कहा कि जो परंपरागत न्याय का जो मतलब लगाया जा रहा है वो पुरुष प्रधान समाज में लगाया गया है, उसमें महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। नारीवादी मानती हैं कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाना चाहिए, उनको समान अवसर भी दिए जाने चाहिए और उनके घरेलू जो कार्य है उसको मान्यता दी जानी चाहिए। इन चीज़ों को न्याय के दायरे में रखना चाहिए। बहुलवादी कहते हैं कि विविधता में वो कई तरह से न्याय को समझते हैं। जैसे समाज में कई संस्कृतियाँ हैं, धार्मिक एक सामाजिक समूह से मिलकर बना है। हमारा समाज है वो कई संस्कृतियों, कई धर्मों और कई समूहों से मिलकर बना है। तो उन्होंने न्याय की जटिल अवधारणा दी, जिसकी आवश्यकता एक पहचान भिन्न होती है, यानी हर समूह, हर संस्कृति की अलग पहचान होती है। अतः न्याय का एक सार्वभौमिक स्वरूप सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। बहुलवादी विचार न्याय को इस रूप में देखते हैं कि जिसमें विभिन्न समूहों की पहचान, अधिकारों एवं आवश्यकताओं को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने जटिल न्याय की संकल्पना दी है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जटिल न्याय की संकल्पना किसने दी, तो ये बहुलवादियों ने दी है। ठीक है, अलग अलग समूहों, संस्कृतियों के हिसाब से उन्होंने न्याय की बात की है, अलग अलग समय और जगह के हिसाब से उन्होंने न्याय की बात की है। तो उन्होंने न्याय को एक जटिल प्रक्रिया बताया है समूहवादियों ने। न्याय के आयाम, न्याय एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका संबंध केवल विधिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, विभिन्न क्षेत्रों, नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक से गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है, कैसे, तो ये अपन आगे देखेंगे। इन विभिन्न आयामों के माध्यम से न्याय की व्यापक एवं उसकी वास्तविक उपयोगिता को समझा जा सकता है। न्याय का जैसे नैतिक आयाम है, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसका विवेक, उसका सोचने की जो क्षमता है एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित है ये। इस दृष्टिकोण में न्याय का सही
और गलत के बीच भेद करना तथा नैतिक रूप से उचित आचरण करना ये व्यक्ति के अंतःकरण पर आधारित होता है, जहाँ निष्पक्षता, ईमानदारी एवं कर्तव्य पालन को प्रमुख महत्व दिया जाता है। नैतिक अवधारणा के अंतर्गत इंसान के ईमानदारी को, उसका कर्तव्य पालन को, निष्पक्षता को, ये इन सबको कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, इन सबको महत्व दिया जाता है। न्याय का वैधानिक आयाम। न्याय का वैधानिक आयाम कानून और न्यायपालिका से संबंधित है। इसके अंतर्गत यह है जैसे पुलिस है, कोर्ट है, इनसे संबंधित है वैधानिक आयाम। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हों और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। विधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना तथा कानून के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। वैधानिक कानून के अंतर्गत पुलिस, राज्य, कोर्ट ये सब आते हैं। न्याय का राजनीतिक, और इसके अंतर्गत बताया गया कि सब कानून के समक्ष समान है, तो सबको समान समझा जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जैसे कोई श्रमिक है उसने अपराध किया है और कोई बड़े व्यक्ति ने, कोई मंत्री ने किया है, तो उनके लिए सज़ा बराबर होनी चाहिए, ना कि वो मंत्री हैं इसलिए उनकी सज़ा कम होगी। बराबर अपराध के लिए, सेम अपराध के लिए सेम सज़ा। न्याय का राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम शासन व्यवस्था और सत्ता में भागीदारी से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये राजनीतिक आयाम है, ये राजनीतिक न्याय माना जाएगा। ये न्याय का सामाजिक आयाम क्या है? न्याय का सामाजिक आयाम समाज में समानता एवं भेदभाव रहित व्यवस्था स्थापित करने से है। लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक अन्याय है। वर्तमान समय में सामाजिक अन्याय का विशेष महत्व है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। आधुनिक विचारकों के अनुसार सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, वैधानिक एवं राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय का समन्वय होता है। ठीक है, सामाजिक, वैधानिक जो अपन ने पढ़ा, राजनीतिक, वैधानिक और राजनीतिक और सामाजिक तीनों न्याय समाहित हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत। न्याय का आर्थिक आयाम। न्याय का आर्थिक आयाम संसाधनों, धन एवं अवसरों के उचित वितरण से है। यानी आर्थिक न्याय में जो संसाधन है उनका वितरण, पैसे का वितरण और अवसरों का वितरण उचित होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का असमान वितरण होता है। कार्ल मार्क्स ने माना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो वर्ग व्यवस्था है, उसमें संसाधनों का वितरण समान नहीं होता है, जो सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल दिया था। इसी संदर्भ में ब्रायन बेरी ने न्याय को निष्पक्षता एवं समान अवसर के संदर्भ में समझाया तथा ये प्रतिपादित किया कि सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करें। ये ब्रायन बेरी ने कहा है। कोहेन ने यह तर्क दिया कि वास्तविक न्याय केवल संस्थागत व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत आचरण एवं नैतिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार समानता स्थापित करने के लिए समाज के प्रत्येक सदस्य को नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। समय भी। न्याय के मापदंड, क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस। न्याय के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कि संसाधनों, अवसरों एवं अधिकारों का वितरण किन आधारों पर किया जाए। इस संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने अलग अलग मानदंड प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख रूप से न्याय के 3 मानदंड माने जाते हैं कि न्याय किस आधार पर प्रस्तुत दिया जाए। इसके लिए 3 आधार बनाए गए हैं। आवश्यकता के आधार पर वितरण, ठीक है, कि किसको कितनी आवश्यकता है, नीड के आधार पर वितरण। अधिकारिता के आधार पर वितरण, यानी मेरिट के आधार पर वितरण। ठीक है, तो अपन देखें अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता के आधार पर वितरण और आवश्यकता के आधार पर वितरण। तो आवश्यकता के आधार पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड। इस मानदंड के अनुसार संसाधनों का वितरण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे मार्क्स ने बोला है कि क्षमता के आधार पर काम लिया जाना चाहिए और आवश्यकता के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो ये उनके अनुसार है, जो मार्क्स ने बोला है उसके अनुसार है। इस मानदंड के अनुसार संसाधनों का वितरण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका प्रमुख समर्थन कार्ल मार्क्स एवं मार्क्सवादी विचारकों द्वारा किया गया है। गोथा प्रोग्राम के अंतर्गत उचित वितरण की मांग उठाते हैं।
मार्क्स ने प्रतिपादित किया कि एक आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाए और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाए। इस दृष्टिकोण में समानता का अर्थ समान वितरण नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार वितरण है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करना है, जिससे वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। अधिकारिता के आधार पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये नोजिक ने दिया था। ये अधिकारिता की आवश्यकता के आधार पर वितरण की बात मार्क्स और मार्क्सवादियों ने की थी। अधिकारिता के आधार पर वितरण की बात नोजिक ने की थी। नोजिक के अनुसार न्याय का आधार वितरण का अंतिम स्वरूप नहीं है, ठीक है। उनके अनुसार वितरण का जो अपन बात कर रहे हैं ऊपर, वह अंतिम स्वरूप नहीं है न्याय का, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपत्ति अर्जित एवं हस्तांतरित की जाती है। नोजिक ने अपने सिद्धांत में 3 प्रमुख नियमों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, ठीक है। गलत तरीके से संपत्ति कमाई हुई नहीं होनी चाहिए, वैध तरीके से कमाई हुई होनी चाहिए। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। यदि अर्जन या हस्तांतरण अवैध है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय होने चाहिए जो राज्य कर सकता है। नोजिक आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, सेल्फ ओनरशिप, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं एवं संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। उनके अनुसार न्याय का संबंध किसी पूर्व निर्धारित वितरण से नहीं है, बल्कि स्वतंत्र एवं वैध प्रक्रियाओं से है। तब वे सामाजिक न्याय की धारणा की अपेक्षा प्रक्रियात्मक न्याय पर अधिक बल देते हैं कि प्रक्रिया सही होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर परिणाम न्यायपूर्ण ही आएंगे। ये नोजिक ने बोला था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अधिकारिता सिद्धांत किसने दिया और सेल्फ ओनरशिप की बात किसने की, तो ये नोजिक आएंगे, ये ध्यान रखना। अर्हता के आधार पे वितरण, मेरिट के आधार पे वितरण। अर्हता के आधार पर वितरण के अनुसार संसाधनों एवं अवसरों को वितरण, ये अरस्तु ने की थी ये बात, मैं अर्हता के आधार पर वितरण की। अर्हता के आधार पर वितरण के अनुसार संसाधनों एवं अवसरों का वितरण व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता, योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसा अरस्तु ने बोला था कि उनकी योग्यता कितनी है, उनमें क्षमता कितनी है और उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया है, उसके आधार पर संसाधनों का वितरण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में माना जाता है कि जो व्यक्ति अधिक परिश्रम तथा प्रतिभा या योगदान देता है वह अधिक लाभ का अधिकारी होता है। यह सिद्धांत प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता को प्रोत्साहित करता है तथा आधुनिक पूंजीवादी समाजों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। इसमें अर्हता के आधार पर बताया कि किस में कितनी योग्यता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, उसके अनुसार वितरण होना चाहिए। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा करने का प्रोत्साहन मिलता है। और क्षमता के आधार पे लेना और आवश्यकता के आधार पे देना, जिससे इससे तो फिर कोई कार्य करेगा ही नहीं, इतना ही करेंगे कि उनको आवश्यकता है। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध इस बात से है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए एवं समान हो। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समान हो। इस दृष्टिकोण में परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया को शुद्ध महत्व दिया जाता है। यदि प्रक्रिया न्याय संगत होगी तो उससे प्राप्त परिणाम भी न्याय संगत माने जाएंगे। नोजिक का सिद्धांत इसी प्रकार के न्याय का समर्थन करता है, प्रक्रियात्मक न्याय का। ऊपर अपन ने देखा कि नोजिक ने बोला कि यदि प्रक्रिया न्यायपूर्ण होगी तो परिणाम भी न्यायपूर्ण होंगे। तो प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत यह आता है कि प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ना कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। प्रक्रिया न्यायपूर्ण होगी, निष्पक्ष, पारदर्शी और समान होगी तो परिणाम भी न्यायपूर्ण होंगे। तत्वात्मक न्याय, तत्वात्मक न्याय का संबंध न्याय के वास्तविक परिणामों से है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के संदर्भ में है ये। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। यह संकल्पना परिणामों की समानता एवं अवसर की समानता दोनों पर बल देती है। तत्वात्मक न्याय इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया का निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिणाम भी न्याय संगत होने चाहिए। दृष्टिकोण कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। राज्य लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं दे जो वो अपना विकास कर सके, वो ऐसे अवसर दे उनको, और परिणामों की समानता के लिए प्रयास करे। ये इसमें है, ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है।
इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल ऑफ आउटकम की बात करता है, परिणामों की समानता, ठीक है, और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उन्हें समान अवसर प्रदान करे, ये तत्वात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस क्या है? प्राकृतिक न्याय का आधार नैतिकता एवं न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है जो प्लेटो ने दी थी। इसके अंतर्गत दो प्रमुख सिद्धांत आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा कि ये गलत है, मैंने ये गलत किया है, ये मैंने सही किया है, नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए अपने आप को अपना पक्ष है वो रखने का। प्राकृतिक न्याय का उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। अब देखो प्राइमरी गुड्स, प्राथमिक वस्तुएं क्या है? प्राथमिकता का सिद्धांत और विस्तार इसके अंतर्गत दिया गया है। प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिकता का सिद्धांत और विस्तार, ये जॉन रॉल्स ने दिया है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्राथमिक वस्तुओं की संकल्पना दी है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्राथमिक वस्तुओं, प्राइमरी गुड्स की अवधारणा अत्यंत केंद्रीय स्थान रखती है। रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं वे साधन हैं जिनका प्रत्येक तर्कसंगत व्यक्ति को आवश्यकता होती है, कि वो वास्तव में हर व्यक्ति को प्राथमिक वस्तुएं हैं उनकी, जैसे बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब की सबको आवश्यकता होती है, चाहे उसके जीवन के लक्ष्य कुछ भी हो। अर्थात ये ऐसी वस्तुएं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन की योजनाओं का प्रभावी रूप से ढंग से पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए प्राथमिक वस्तुओं की अनिवार्यता है, होनी चाहिए। रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया। प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल प्राइमरी गुड्स, ये वे वस्तुएं जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे शारीरिक क्षमता है, बुद्धि एवं प्रतिभा है, ये तो नेचुरल हैं। इनके लिए राज्य भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति से प्राप्त चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य है, बुद्धि एवं प्रतिभा है, शारीरिक क्षमता है। इन पर समाज का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, इनका वितरण असमान हो सकता है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, सोशल प्राइमरी गुड्स, ये वे वस्तुएं हैं जिनका वितरण समाज एवं संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे अधिकार एवं स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्र अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आय एवं संपत्ति है, इनका राज्य और समाज देता है ये मनुष्य को। बाकी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, वो प्रकृति के द्वारा दी हुई हैं। रोल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में इन सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज के सबसे वंचित वर्ग को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यहीं से उनका प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, असमानता, जो डिफरेंसेस वाला प्रिंसिपल्स हैं, वो सामने आता है, जिसके अनुसार असमानताएं तभी न्याय संगत है जब ये सबसे कमज़ोर वर्ग तक पहुँचे, उनके भलाई में हो। इस प्रकार रोल्स समानता का समर्थन नहीं करते, बल्कि न्याय संगत असमानता की वकालत वो करते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो असमानता, डिफरेंसेस प्रिंसिपल्स का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अरस्तु ने दिया था कि असमानता तभी न्याय संगत होगी जब वो कमज़ोर वर्ग के हित में हो। रोल्स का प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राइमरी रूल्स। रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक स्पष्ट प्राथमिकता क्रम स्थापित किया, यानी उन्होंने कुछ सिद्धांत ऐसे दिए जिनको उन्होंने, और ये सीरियल याद रखना है, सीरियल से पूछा जाता है, ये सीरियल उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि रोल्स ने जो तीन प्राथमिकता के जो सिद्धांत दिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सीरियल वाइज आएंगे। स्वतंत्रता की प्राथमिकता, ये पहला सिद्धांत है उनका। सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, जैसे अभिव्यक्ति की है, अपने विचार रखने की है, संगठन बनाने की है। इन स्वतंत्रताओं को आर्थिक लाभ के लिए भी सीमित नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति, विचार और संगठन, इनको किसी आर्थिक लाभ के लिए भी सीमित नहीं किया जाएगा। तो इनका पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता की प्राथमिकता।
दूसरा है समान अवसर की प्राथमिकता, सामाजिक एवं आर्थिक पदों तक पहुंच सभी के लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए। तीसरा है उनका केवल वही असमानताएं स्वीकार्य हैं जो वंचित वर्ग के हित में हो, अंतर सिद्धांत। तो ये 3 उन्होंने दिया है, तो ये सीरियल वाइज याद रखना। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समान अवसर और तीसरा अंतर सिद्धांत। केवल वही असमानताएं स्वीकार्य है जो वंचित वर्ग के हित में हो। महत्वपूर्ण बात है इन तीनों में भी स्वतंत्रता सर्वोच्च है, उसके बाद अवसर और तीसरा होगा अंत में आर्थिक लाभ यानी अंतर सिद्धांत। ये है समुदायवादियों के अनुसार न्याय। समुदायवादी विचारकों ने रोल्स के व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने रोल्स का जो हर व्यक्ति तक न्याय पहुँचे, हर व्यक्ति को प्राथमिक वस्तुएं दी जाएं, हर व्यक्ति जब अंतर किया जाता है तो वो हर व्यक्ति मतलब सबसे जो कमज़ोर वर्ग तक पहुँचे, ये सब इनकी उन्होंने जो अंतर व्यक्ति केंद्रित जो बनाया है, जो सिद्धांत दिया है रोल्स ने, उसकी इन्होंने समुदायवादियों ने आलोचना दी है और की है। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय को सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास किया है उन्होंने। प्रमुख विचारक माइकल सेंडल है। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रमुख समुदायवादी विचारक कौन कौन से हैं, जैसे माइकल सेंडल, एलेसडेर मैकइंटायर। समुदायवादियों के अनुसार क्या है न्याय? व्यक्ति को समाज से अलग करके नहीं समझा जा सकता, उसकी पहचान मूल्य एवं निर्णय समाज, संस्कृति, परंपराओं से निर्मित है। तो समुदायवादियों ने पहचान पे, हर समूह की संस्कृति की पहचान पे, उनके मूल्य, उनके संस्कृति, उनकी परंपराओं, इनको महत्व दिया है। इस दृष्टिकोण में न्याय का अर्थ केवल निष्पक्ष वितरण नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों एवं साझा नैतिकता के अनुसार व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने बोला है, माना है समुदायवादियों ने कि न्याय का अर्थ केवल निष्पक्ष वितरण से नहीं होगा कि संसाधनों का निष्पक्ष वितरण कर दिया, बल्कि सामाजिक मूल्यों, साझा जो नैतिकता है, उसके अनुरूप व्यवस्था स्थापित करने से उन्होंने न्याय का अर्थ लगाया है। माइकल सेंडल का तर्क है, रोल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस व्यक्ति को उसकी वास्तविक सामाजिक पहचान से अलग कर देता है, जो कि अवास्तविक है। मैकइंटायर का दृष्टिकोण, न्याय को परंपराओं या सामुदायिक नैतिकता के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। तो ये देखना, समुदायवादियों ने संस्कृति, समुदाय, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया है, ना कि निष्पक्ष वितरण पे। अमर्त्य सेन का न्याय के प्रति क्या दृष्टिकोण है? जैसे अमर्त्य सेन ने न्याय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण आलोचना की, रोल्स के सिद्धांत की बहुत आलोचना की, और उन्होंने बताया कि एक न्याय को एक अधिक व्यवहारिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से समझाने का उन्होंने प्रयास किया। सेन के अनुसार केवल प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं एवं क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे एक विकलांग व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति को समान संसाधन देने से वास्तविक समानता स्थापित नहीं होती है, बल्कि उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तुत किया, ऊपर अपन ने पढ़ा था, जिसके अनुसार न्याय का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि व्यक्ति क्या करने और बनने में सक्षम है। ये उन्होंने बताया, वॉट ए पर्सन इज एबल टू डू एंड बी, क्या करने और क्या बनने में वो सक्षम है, उसके अनुसार उसको दिया जाए। जैसे न्याय वास्तविक, अब ये देखिए न्याय के मुख्य बिंदु क्या है। तो इसका अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है। तो कई बार पूछा जाता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया, तो ये अमर्त्य सेन ने दिया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या बन सकता है, उसके अनुसार उसे संसाधनों का वितरण किया जाएगा, नहीं कि सबको समान बांट दिया गया। अब देखिए मुख्य बिंदु, न्याय, वास्तविक स्वतंत्रता, ध्यान मीन्स बल्कि एंड्स पर होना चाहिए, मतलब जो साधन है उन पे नहीं, ध्यान परिणामों पे होना चाहिए। समानता, क्षमताओं की समानता। इस प्रकार सेन का दृष्टिकोण न्याय को अधिक व्यावहारिक, मानवीय एवं यथार्थवादी बनाता है। ठीक है, उन्होंने रियल स्वतंत्रता की बात की है, मीन्स पे कम ध्यान दिया, एंड्स पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है, और क्षमताओं की समानता की बात की है। इस प्रकार सेन का दृष्टिकोण न्याय को अधिक व्यावहारिक और मानवीय एवं यथार्थवादी बनाता है। रोल्स प्राथमिक वस्तुएं, निष्पक्षता एवं वंचितों का हित, इस पे ध्यान देते हैं।
समुदायवादी कहते हैं समाज और परंपराओं, संस्कृतियों, समूहों इनके अनुसार वितरण किया जाना चाहिए। उन्होंने जटिल न्याय की बात की है समुदायवादियों ने। और सेन है, अमर्त्य सेन, उन्होंने समताओं और वास्तविक स्वतंत्रता पे जोर दिया है। तो ये था अपना न्याय टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंप्लीट हो गया। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। 3 पहले वीडियोस हैं, उनमें MCQs करवाए थे, उनको देख लीजिएगा। इसके बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन, ये कंप्लीट है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में अपन अगले दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपको पूरा नेट और स्कूल लेक्चरर और कॉलेज प्रोफेसर का सिलेबस करवाऊँगी। तो थैंक यू।